हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईवीएस पेडागोजी की क्लास 2 होने वाली है। क्लास 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। क्लास 1 ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। आज हम क्लास 2 डिस्कस करने वाले हैं एंड मैक्स टू मैक्स 2 वीडियोस और मिलेगी आपको। 2 क्लासेस में और डिस्कस करूंगी। और जो ईवीएस पेडागोजी का 15 मार्क्स है, वो इन 4 वीडियोस में कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा। पूरे के पूरे 15 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। तो एक क्लास हो गई है। एक फर्स्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स को, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था ईवीएस पेडागोजी के, और इसमें हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आगे क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ईवीएस पेडागोजी। एंड हम पढ़ रहे थे एनसीएफ के रिकमेंडेशंस के बारे में। एनसीएफ यानी कि नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं फॉर द टीचिंग ऑफ प्राइमरी क्लासेस। जो प्राइमरी क्लासेस में जो बच्चों की ईवीएस होती है, प्राइमरी क्लासेस में जो ईवीएस की टीचिंग है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो टीचिंग है, उसके बारे में एनसीएफ ने कुछ रिकमेंडेशंस की है कि क्लासेस कैसी होनी चाहिए और टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, टेक्स्ट बुक कैसे होनी चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो डेली लाइफ है स्कूल की, उसके बारे में रिकमेंडेशंस की है कि वो कैसी होनी चाहिए। तो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो एक नेक्स्ट पॉइंट है वो है, एनसीएफ रिकमेंड करता है कि जो बच्चों की जो स्कूल की लाइफ होनी चाहिए, उससे हमें लिंक करना है किसके साथ, जो बच्चों के बाहर की जो लाइफ है, आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, इसमें क्या है, चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल, चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी linked with their life outside the school। यानी कि जो बच्चे का जो स्कूल का जो वातावरण होना चाहिए, जो वो स्कूल में एंटर कर रहा है, तो उसके स्कूल का जो वातावरण होना चाहिए, जो एक शिक्षक को प्रोवाइड कराना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। जो उनकी बाहर की दुनिया है, जो उनके स्कूल से बाहर की दुनिया है, उनके आसपास की दुनिया है, जो उनकी सोसाइटी है, जो उनका घर है, जो उनकी कम्युनिटी है, उसके साथ लिंक्ड होनी चाहिए। उसके साथ लिंक्ड करके हमें उन्हें एनवायरनमेंट देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा अपना जो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वहां भी। अगर उसके स्कूल में भी हम उसको उसके घर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल फील करेगा। उसके अंदर जो फियर ऑफ स्कूल जाने का जो फियर होता है, जो डर होता है, वो खत्म होगा। कंफर्टेबल फील करेगा, अच्छे से सीखेगा, खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा और आप जो कह रहे हैं उसको भी समझ पाएगा। यानी कि जो चिल्ड्रन की लाइफ है, जो स्कूल की जो लाइफ है, उसे किससे लिंक करना चाहिए, उनकी जो बाहरी दुनिया है, लाइफ आउटसाइड द स्कूल, उनकी जो बाहर की दुनिया है, उससे लिंक्ड होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इट विल diminish the gap between the school, home and community। ये क्या करेगा, ये जो गैप है किसके बीच में, स्कूल, होम और कम्युनिटी, यानी कि स्कूल में, घर में, और उसके जो कम्युनिटी यानी कि जो उसके आसपास का वातावरण है, उसके अड़ोस पड़ोस, उसकी जो सोसाइटी है, वो जिस एरिया से आया है, उसके बीच में जो एक गैप होता है बहुत बड़ा सा, वो खत्म होगा।
होगा। वो गैप कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को घर में रहना है या आसपास उसे सोसाइटी में जाके खेलना है, अपने एरिया में खेलना है, तो उसके लिए वो एकदम खुश रहता है, ही इज ऑलवेज रेडी फॉर दिस। बट अगर यही कहिए उसे स्कूल जाना है तो कहीं ना कहीं वो स्कूल जाने से भागता है, स्कूल जाने से डरता है, उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता है। तो अगर हम उसे सेम एनवायरनमेंट, सेम वातावरण अगर हम उसे स्कूल में भी देंगे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका डर खत्म होगा। और जो एक गैप बनता चला आया है शुरू से ही बिटवीन द स्कूल, होम एंड कम्युनिटी, जो स्कूल का वातावरण है, जो घर का वातावरण है, जो कम्युनिटी का वातावरण है, उसके बीच का जो गैप होगा वो खत्म होगा, वो कम होगा, वो कम होगा। ये हमने पढ़ा। और एनसीएफ जो है वो डिस्करेज करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एनसीएफ डिस्करेज द बुकिश लर्निंग, बुकिश एंड रोड लर्निंग भी कह सकते हैं, बुकिश एंड रोड लर्निंग। यानी कि एनसीएफ जो है वो जो बुकिश लर्निंग है, यानी कि सिर्फ बुक पे डिपेंड हो जाना फॉर द लर्निंग, सीखने के लिए सिर्फ बुक पे डिपेंड हो जाना। और जो रोड लर्निंग है, जो बुकिश लर्निंग और रोड लर्निंग को डिस्करेज करता है। इसके अगर बुकिश लर्निंग नहीं होगी, रोड लर्निंग होगी तो नहीं होगी, तो क्या कौन सी लर्निंग को प्रमोट करता है? फॉर द एक्टिविटी, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी कहेंगे इसको हम। प्रमोट किसको करेगा? एनसीएफ वो प्रमोट करेगा लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, यानी कि गतिविधि करके सीखना, एक्टिविटी के द्वारा बच्चे को सिखाया जाए, गेम्स के थ्रू सिखाया जाए, उसे ग्रुप वर्क करके सिखाया जाए, प्रोजेक्ट करके सिखाया जाए। जहां तक है लर्निंग बाय डूइंग, इसको हम लर्निंग बाय डूइंग भी कह सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है, नॉट फॉर द रोड लर्निंग। रोड लर्निंग को प्रमोट नहीं करता है, बल्कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है एनसीएफ। और डिस्करेज करता है फॉर द बुकिश लर्निंग एंड रोड लर्निंग। रोड लर्निंग को डिस्करेज करता है, रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि रट्टा मार मार के सीखना। यानी कि हमने बच्चे को एक डेफिनेशन दी, मान लीजिए वो डेफिनेशन हो सकती है जैसे कि कोई भी एक टॉपिक है उसकी हमने उसे डेफिनेशन रटवा दी, सभी बच्चों को डेफिनेशन रटवा दी। सिंपली मान लीजिए क्या टॉपिक दे सकते हैं ईवीएस में, मान लीजिए पॉपुलेशन है, ठीक है, ईवीएस का एक टॉपिक है पॉपुलेशन, ठीक, जनसंख्या। अब जनसंख्या क्या होती है, इसके लिए हमने उसे क्या किया, उसे 2 लाइन की डेफिनेशन या 3 लाइन की डेफिनेशन से याद करवा दी। तो इस लर्निंग को एनसीएफ प्रमोट नहीं करता है, बल्कि हम उससे 15-20 एग्जाम्पल देके, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल देके, उसको पिक्चर्स दिखा के, उसको चार्ट दिखा के, इवन उसको आसपास लेके जाके एक्टिविटी करवा के हम उसे पॉपुलेशन का टॉपिक समझाएंगे, पॉपुलेशन का टॉपिक पढ़ाएंगे। रोड लर्निंग के थ्रू हमें नहीं पढ़ाना है, हमें ग्रुप डिस्कशन करवाने हैं, हमें एक्टिविटी करवाना है, हमें गेम करवाना है, और इन सब एक्टिविटीज के थ्रू ही हमें उसे ईवीएस भी पढ़ाना है। ईवीएस लर्निंग भी होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है इंटीग्रेटेड लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी कि एकीकृत अधिगम। एकीकृत अधिगम, एकीकृत अधिगम क्या होता है? इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है? एकीकृत यानी कि 2-3 चीजों को आपस में इंटीग्रेट करके, आपस में लिंक्ड करके पढ़ाना। अब ईवीएस में हम किन 3 चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, वो किन 3 चीजों को हम
इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, यानी कि आपस में लिंक करने, एकीकृत यानी कि एक में मिला के पढ़ाना। ईवीएस में जो ईवीएस है प्राइमरी क्लासेस की, वो लिंक्ड होती है बिटवीन साइंस, सोशल साइंस प्लस एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ईवीएस है वो इंटीग्रेट होता है 3 सब्जेक्ट्स में। ईवीएस इंटीग्रेट है 3 सब्जेक्ट्स में, किसमें? साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। यही है इंटीग्रेटेड लर्निंग, यानी इन 3 टॉपिक्स को हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं फॉर द प्राइमरी क्लास। प्राइमरी क्लास में यानी कि 3rd to 5th तक, 3rd to 5th तक हम इन 3 टॉपिक्स, इन 3 सब्जेक्ट के टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, एक में समाहित करके पढ़ाते हैं, एकीकृत करके पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि ये इंटीग्रेटेड लर्निंग का रीजन क्या है? वो इसलिए क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे अपने वातावरण को संपूर्ण देखते हैं। इससे क्वेश्चन भी आता है, और संपूर्ण यानी कि होलिस्टिक मैनर। इंग्लिश में जो एक वर्ड यूज करते हैं वो होता है होलिस्टिक मैनर, यानी कि बच्चे जो है वो अपने एनवायरनमेंट को होलिस्टिक मैनर में देखते हैं, संपूर्ण देखते हैं, एज अ होल देखते हैं। ठीक है, हमने इसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। लाइक जैसे जो ट्रीज हो गए, पर्वत, पहाड़, चट्टाने, ये सब किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का पार्ट है। जो पास्ट में चीजें हुई वो हिस्ट्री का पार्ट है। जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो संविधान से रिलेटेड है, जो हमारे राइट्स हैं, वो सारे सिविक्स के पार्ट हो गए। इकोनॉमिक्स अलग हो गया। तो बच्चे को ये सारी चीजें नहीं पता है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एज अ होल देखता है। मान लीजिए उसने सेल फोन देखा या उसने फोन देखा, स्मार्टफोन देखा, तो वो ये नहीं कहेगा कि ये साइंस का पार्ट है, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है। नहीं, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एज अ होल देखता है। तो उसके एनवायरनमेंट की जितनी सारी चीजें हैं जो साइंस से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो सोशल साइंस से रिलेटेड हैं, और जो एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उन तीनों को हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, एक में समाहित करके पढ़ाते हैं फॉर द 3rd to 5th। और इंटीग्रेट करने का रीजन क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा अपने वातावरण को होलिस्टिक मैनर में देखता है, संपूर्ण देखता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एक जो टॉपिक, एक जो क्वेश्चन आता है, एक जो टॉपिक है वो है पॉइंट that EVS is not there in the class 1st and 2nd। यानी कि एनसीएफ ने जो ईवीएस की टीचिंग रिकमेंड की है वो कब से रिकमेंड की है? फॉर द क्लास 3rd से। 3rd से ईवीएस चलती है, 1st और 2nd में ईवीएस नहीं चलती है। तो ईवीएस जो है वो 1st और 2nd में नहीं आती है। तो इसमें इस 1st और 2nd जो क्लासेस हैं, इसमें ईवीएस के कॉन्सेप्ट को हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं, किसके थ्रू सिखाते हैं? देन क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट are taught through language and mathematics, through language and mathematics। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है 110% कि ईवीएस जो है वो 1st और 2nd क्लास में नहीं आती है।
तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस, सोशल साइंस, एनवायरनमेंट के जो टॉपिक हैं उनको टीचर कैसे पढ़ाता है, किसके थ्रू पढ़ाता है, तो इसका आंसर होगा कि जो कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट के वो किसके थ्रू पढ़ाए जाते हैं, भाषा और गणित के थ्रू। हिंदी में हम इसे कहेंगे भाषा व गणित के थ्रू पढ़ाया जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा कि भाषा और गणित के द्वारा पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में इसे लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन एंड सेम एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल आपको मिलेगा, 4 में से ढूंढने हैं। लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू हम एनवायरमेंटल इश्यूज जो होते हैं, एनवायरमेंट के जो इश्यूज होते हैं उसे बच्चे को सिखाते हैं या बच्चे को पढ़ाते हैं इन द क्लास फर्स्ट और सेकेंड क्लास में। भाषा व गणित के माध्यम से ईवीएस की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, भाषा व गणित के माध्यम से ईवीएस की जानकारी हम देते हैं बच्चों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है देयर इज नो प्लेस, यानी कि जो ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए 3rd से लेके 5th तक, वो कैसी होनी चाहिए, उसमें जो पॉइंट बताया है वो है देयर इज नो प्लेस फॉर द डेफिनेशंस एंड टेक्निकल लैंग्वेज इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। मार्क कर दिया मेरा एट प्राइमरी लेवल पे जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए उसमें डेफिनेशंस और यानी कि जो परिभाषाएं हैं और जो टेक्निकल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, बल्कि बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए जो बच्चों के लिए सुटेबल हो फॉर द लर्निंग, जो बच्चों के लिए बहुत सिंपल हो, जिसको वो बहुत आसानी से समझ सके, पढ़ सके, समझ सके और कम्युनिकेट भी कर सके। तो जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत सिंपल होनी चाहिए, उसमें डेफिनेशंस और टेक्निकल लैंग्वेज का, टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए। अगर ये समझना चाहिए तो क्या होना चाहिए ईवीएस की बुक में, वो है पिक्चर्स का यूज होना चाहिए और बहुत सारे एग्जाम्पल होने चाहिए। कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट हो वो एक की क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होना चाहिए, जिसको टीचर क्लास में पहले डिस्कस करे, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करे। तो पिक्चर्स होनी चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए बहुत सारे, जिससे बच्चा जो है वो इनकरेज हो, जिससे उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आए और वो पढ़े। तो हमने कुछ 4-5 पॉइंट डिस्कस किया और यहीं पर हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने वाले, उसमें हम इसके आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, सिर्फ की रिकमेंडेशन हुई है, और जो इसके अंदर जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उन सारे पॉइंट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हर एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन लगा, लेकिन आपके अंदर डाउट भी आ रहा होगा कि हम ये टॉपिक पढ़ तो नहीं, बट इससे क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो ये हेडेक लेना आपकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है, इसका हेडेक मैं लेती हूँ। और आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगी विद देयर एग्जांपल्स। तो तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।